स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि सुहो जिन्हों के सबसे बेस्ट फ्रेंड योजिन से मिलने के लिए आता है और वो यहाँ पर इनके लिए एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आया था जिससे कि वो इसकी हेल्प करेंगे गेट के अंदर जाने में। और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सुहो योजिन को अपना बिजनेस प्रपोजल बताता है। वो उनको बताता है कि अगर वो उसकी मदद करेंगे गेट्स को परचेज करने में और किसी भी गेट के अंदर जितने भी मिनिमम टीम मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं स्ट्राइक स्क्वाड टीम मेंबर्स उनको रिक्रूट कराने में, तो वो गेट के अंदर जितने भी इसेंशियल क्रिस्टल्स मिलेंगे मैजिक क्रिस्टल्स वो सब का सब उनको दे देगा। और उनको बताता है कि वो डी और सी रैंक के डंजन्स को बड़े ही आसानी से क्लियर कर सकता है। अब ये बात सुनकर योजिन सुहो को बड़ी शक भरी निगाहों से देखता है। वो सुहो से कहता है कि तुम्हें मालूम है ना कि तुम एक ई रैंक के हंटर हो, इसके बावजूद भी तुमको लगता है कि तुम इन डंजन्स को आसानी से क्लियर कर दोगे। जिस पे सुहो उनको बताता है कि असल में मेरे पास कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से मैं डंजन्स को अकेला ही अपने दम पर क्लियर कर सकता हूँ। जिस पे योजिन सुहो को कहता है कि सुहो तुम्हें मालूम है ना कि मैं भी एक अवेक्ड हूँ, मैं एक डी रैंक का हंटर हूँ और मैं तुमसे ज्यादा हाई रैंक का हंटर हूँ और मैं खुद अकेला इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं गेट के अंदर जाकर वहां पर मॉन्स्टर्स को अपने दम पर ही खत्म कर सकूं और पूरे के पूरे डंजन को क्लियर कर सकूं। वैसे क्या तुम्हारे पास कोई रीजन है कि तुम डंजन्स के अंदर जाना चाहते हो? आखिरकार क्यों तुम डंजन के अंदर जाना चाहते हो और अपनी लाइफ को रिस्क में डालना चाहते हो? क्या तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे मॉम एंड डैड महाप्रलय के दौरान किसी गेट में फंस गए होंगे? और अगर ऐसी बात है तो मैं हंटर्स को अभी भी हायर कर रहा हूँ, सो मुझे आशा है कि तुम तब तक वेट करोगे। उनकी ये बात सुनकर सुहो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ ऐसा ही हुआ था। तभी बेरू सुहो से कहता है कि यंग मुनाज तो क्या आप इनको सच बताने वाले हैं? सुहो कहता है कि हाँ, और आखिरकार ये वो इंसान है जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। सुहो उनसे कहता है कि अंकल। जिस पे यूजिन कहता है कि हाँ। सुहो उनसे कहता है कि अंकल असल में मैं एक अवेक्ड हूँ जो कि एक्चुअल में लेवल अप भी कर सकता है। अब ये बात सुनकर तो यूजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या लेवल अप? सुहो उनको बताता है कि काफी सारे घुसपैठिए हैं जो कि दूसरी यूनिवर्स से चोरी छिपके धरती पर आ रहे हैं और उनको रोकने के लिए मुझे काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारना होगा और अपना लेवल अप करना होगा ताकि मैं उनका मुकाबला करने जितने ताकतवर बन सकूं। और मेरे को उन लोगों को रोकने के लिए डंजन्स के अंदर जाना होगा और ताकतवर बनना होगा। लेकिन योजिन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। वो कहता है कि तुम ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? वो सुहो से कहता है कि सुहो क्या तुमने सोलो लेवलिंग प्रोजेक्ट के बारे में सुन लिया था क्या? अब ये बात सुनकर सुहो तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब क्या चल रहा है। वो अपने अंकल से कहता है कि सोलो लेवलिंग, जिस पे उसके अंकल यानी कि योजिन उसको बताते हैं ओ अब मैं समझा, तो जरूर तुम्हारे पास किसी प्रकार का कोई सीक्रेट कैमरा है जिससे कि तुम मेरे को इस तरीके से बोलकर मेरे को बेवकूफ बनाकर मेरे फेस को रिकॉर्ड करो ना कि आखिरकार मेरा क्या एक्सप्रेशन होगा। मुझे पता है कि ये प्रैंक है और तुमने अभी क्या कहा था। और वैसे भी जो तुमने मेरे को अभी स्टोरी बताई है ना, ये स्टोरी हमारे गेम की है। एक्चुअल में मेरी कंपनी इस समय जो गेम बना रही है वो भी कुछ ऐसी ही है जिसके अंदर एक सिंगल प्लेयर लेवल अप कर सकता है। तो क्या हुआ, मुझे पता है कि तुमको मेरी उस प्रोजेक्ट के बारे में पता चल गया है। तो असल में मेरी जो गेम है वहां पर भी एक अवेक्ड इंसान होता है जो कि अकेला ही लेवल अप करता है। शुरुआत में वो एक सबसे वीकेस्ट रैंक का हंटर होता है, ई रैंक का, लेकिन अपने आप को लेवल अप कर करके वो एस रैंक को भी क्रॉस कर देता है और आखिरकार वो हमारे प्रोजेक्ट की उस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर अवेक्ड इंसान बन जाता है। लेकिन मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार इस चीज को इतना ज्यादा छुपा के रखने की क्या जरूरत थी जब ये सबको पता है तो। और वैसे तुमको इस चीज के बारे में बताया किसने? अब इस चीज को सुनकर सुहो अपने मन में सोचने लगता है कि यार ये स्टोरी तो मेरे फादर की है ना। योजिन उससे कहता है कि अगर तुम मेरे एम्प्लॉय के साथ मिलकर मेरे साथ किसी भी प्रकार का प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं बता दूं कि तुम लोग पूरी तरीके से फेल हो गए हो और वैसे भी तुम काफी ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड हो मेरे को इस प्रकार की ट्रिक में फंसाने के लिए। अब ये बात सुनकर साइड में खड़ा जो बेरू होता है वो कहता है कि क्या फेल? ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे पास जरूर पुरानी दुनिया की कुछ धुंधली यादें होंगी। तभी यूजिन साइड में देखता है तो एक्चुअल में वो बेरू को देख पाता है। वो बेरू को देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि ये क्या है सुहो? ये अजीब सा दिखने वाला एंट, ये क्या चीज है?
अब ये चीज को देखकर बेरू कहता है कि यंग मोनार्च, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो वो कहता है कि बेरू, जब से उसके आगे सुहो कुछ कह पाता कि तभी बेरू डरे हुए योजिन से कहता है, और जो समय मिट गया है उसमें तुम एक मामूली से इंसान थे जो कि मेरे किंग को फॉलो किया करते थे उनके पीछे रहकर, और सभी इंसानों में तुम एक लौते थे जिसने कि मेरे किंग की सबसे ज्यादा लड़ाइयां देखी थी, और वो पावरफुल और बेहतरीन मूवमेंट्स तुम्हारी आत्मा के अंदर अभी भी है, बस तुम उस चीजों को भूल गए हो। अब ये बात सुनकर योजिन काफी ज्यादा हैरान होता है, वो कहता है कि क्या? बेरू उसको वही की दिखाते हुए कहता है जो कि उसको जिन्वो ने दी थी। मुझे लगता है कि ये चीज मेरा काम काफी ज्यादा आसान कर देगी, क्योंकि हर चीज इस तरीके से एक्सप्लेन करना बस समय की बर्बादी होगी, और ये गिफ्ट है जो कि शैडो मोनार्च ने तुम्हारे लिए दिया है। और वो उसके दिल के पास जाकर उस की को उसके दिल में डाल देता है। योजिन को तो कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, वो कहता है ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? और तभी तभी एक लाइट सी चमकती है और योजिन को सब कुछ फ्लैशबैक दिखने लग जाता है। उसको स्टार्टिंग से सब कुछ दिखता है कि किस प्रकार से वो अपने बीते हुए समय में एक हंटर था। उसको हर वो पल याद आता है, हर एक पल दिखाई देता है जो कि उसने जिन्वू के साथ बिताया था, और भी सब कुछ उसको धीरे धीरे कर कर हर वो चीजें रिकैप होने लगती हैं। उसे हर चीज दिखने लगता है कि किस तरीके से वो जिन्वू के साथ डंजन्स में जाया करता था, रोता था, और जिन्वू के उसने काफी सारे जो बैटल्स थे वो अपनी आंखों से देखे थे, किस प्रकार से जिन्वू ने काफी सारे मॉन्स्टर को खत्म किया था और अपना लेवल अप कर रहा था। और वो उस पल को भी देखता है जिस पल वो जिन्वू से कहता है कि तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो। और अभी पूरा फ्लैशबैक देखकर प्रेजेंट का जो योजिन होता है उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। वो कहता है कि क्या? वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो इस दुनिया में मैं जिन्वू से दोबारा मिलना चाहूंगा। तो हो बेरू से कहता है कि बेरू, आखिरकार तुमने इनके साथ क्या किया? बेरू उससे कहता है कि यंग मोनार्च, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है, बस इन्होंने अपनी प्रीवियस वर्ल्ड की जो भूली हुई मेमोरीज थी वो इनको याद आ गई है। और फिर योजिन काफिर होता है, और फिर योजिन बेरू से कहता है कि मेरे को सब कुछ याद आ गया है, और जो स्ट्रेंथ जिन्वू के पास थी जिसकी कोई भी लिमिट नहीं थी, और तुम जैसा कि उसके बेटे हो तो तुम्हारे पास भी वो सारी पावर्स होगी, है ना? सुहो कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। सुहो बताता है कि इन सब चीजों को रोकने के लिए, यानी कि इटेरियन के लोगों को यहाँ पर आने से रोकने के लिए मुझे जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, ताकतवर बनना होगा। योजिन सुहो के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि इतनी ज्यादा सीरियस सिचुएशन है और तुम इस समय मेरे पास ये एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आए हो, और तुम रूल्स को क्यों इतना मान रहे हो? तुम भी ना सिर्फ अपने फादर की तरह हो। अब ये बात सुनकर योजिन थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है और कहता है कि हाँ। योजिन कहता है कि ठीक है, अब मैं सिचुएशन को समझ गया हूँ, तो मेरे को अब तुमको एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, और ना ही तुमको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ठीक है, मैं तुम्हारे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। अब ये बात सुनकर सुहो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उसके खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो कहता है कि ऑसम। योजिन अपने मन में सोच रहा होता है कि जिन्वू फिर से ये सब कुछ अकेला कर रहा है, लेकिन वो वजह, वो रीजन जिस वजह से उसने मेरी मेमोरीज को मुझे रिकवर करने के लिए परमिशन दी, वो रीजन है कि वो मुझे एक और चांस देना चाहता है। अब तुम मुझे भी गिन सकते हो जिन्वू, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, और मैं अपना पूरी कोशिश करूंगा सुहो की हेल्प करने में। इसके बाद अगले सीन में हम लोग सुहो को देखते हैं जो कि अपने चेहरे पर वही अपना ओल्ड स्टाइल वाला मास्क पहनकर आ गया था। वो वहां पर काफी सारे हंटर्स को देखता है जो कि एक्चुअल में उससे हाई लेवल के हंटर्स हैं, लेकिन ये सभी लोग इंजर्ड हैं और सिर्फ गेट के अंदर जाने की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है स्ट्राइक टीम की, उसको फुलफिल करने के लिए आए हैं। सुहो उन सभी लोगों को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ओ, तो ये वो स्ट्राइक टीम के मेंबर्स हैं जिसको कि अंकल ने हायर किया है। वैसे उन्होंने काफी अच्छा काम किया। तभी उनमें से जो एक हंटर होता है वो सुहो से कहता है, तो क्या तुम सच में हम लोगों को 40 मिलियन देने वाले हो सिर्फ इसलिए कि हम तुम्हारे स्ट्राइक टीम के एक मेंबर रहें और गेट के अंदर ना एंटर करें? सुहो कहता है कि हाँ बिल्कुल। वो बंदा सुहो से कहता है, तो क्या तुम सच में अकेले ही जाने वाले हो? मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास जो स्किल है तुम उसके ऊपर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हो, लेकिन तुम उन गेट्स को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और हाँ, अगर तुम्हें किसी भी समय लगे कि तुम्हें हमारी
जरूरत है तो तुम हमको किसी भी टाइम बुला सकते हो। हालांकि मेरी बॉडी इस समय पूरी तरीके से तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस खराब हालत में भी तुम्हारी थोड़ी बहुत तो मदद कर दूंगा। सुहो उसकी तरफ देखता है, हालांकि उसको कोई रिप्लाई नहीं देता है और एक मुस्कुराहट के साथ उससे कहता है कि थैंक यू, और गेट के अंदर जाने लगता है और उन लोगों से कहता है कि अगर मेरे को तुम लोगों की जरूरत होगी तो मैं तुम लोगों को जरूर बता दूंगा, और फिर वो उस गेट के अंदर चला जाता है। सुहो कहता है कि मेरे फादर न जाने कितनी बार ऐसे गेट्स के अंदर एंटर किए अपने दम पर अकेले, और अभी भी वो जिंदा है। और तो यहाँ पर एजिल, ग्राउल और बेरू के साथ आया था, तो वो यहाँ पर एजिल और ग्रे को समन करता है। तो जैसा कि ये लोग सुहो के एक टीम सिस्टम के अंदर हैं, तो ये लोग एक टीम की तरह लड़ेंगे और फिर सुहो भी तैयार होता है मॉन्स्टर्स को किल करने के लिए और अपना लेवल अप करने के लिए। उनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक करने के लिए उन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सो कहता है कि मैं जानता हूँ कि एजिल और ग्रे इन मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं, लेकिन ये सब कुछ मैं इनको अपने ही दम पे नहीं करने दूंगा। चलो मैं भी इन लोगों को खत्म करता हूँ, और कहता है तो चलो लेवल अप स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम लोग ली मिनसुंग को देखते हैं जो कि किसी जगह पर आया हुआ था। वो अपने गार्ड से कहता है कि तुम यहीं पर ही खड़े रहो, मैं अकेला ही अंदर जाऊंगा, जिसपे उसका गार्ड कहता है कि ठीक है सर। ली मिनसुंग अपने मन में सोच रहा होता है कि हम लोगों को मिले हुए शायद 3 महीने से ज्यादा हो गया है। वहां पर जो एक गार्डनर होता है वो ली मिनसुंग को देखकर उससे कहता है कि ओ मैंने तो आपको न्यूज पे देखा है, आप तो ग्रिम रीपर गिल्ड के वाइस सीईओ है ना, ली मिनसुंग है ना। ली मिनसुंग अपने मन में सोचते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, ब्रिलियंट लोग आखिरकार मामूली लोगों से किस तरीके से छिप के रह पाएंगे। वेल अब समय है कि थोड़ा सा अच्छी इमेज बनाई जाए अपनी। और फिर वो उस बंदे से कहता है कि थैंक यू कि तुम मुझे पहचान गए कि आखिरकार मैं कौन हूँ, आपका दिन अच्छा रहे। जिसपे वो बंदा कहता है कि हंटर्स के हीरो को चीयर अप करना काफी अच्छा रहता है। ली उस आदमी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हाँ, नफरत से भरी हुई वो आंखें लोगों को मेरी तरफ इसी नजर से देखना चाहिए। जिसके बाद हम लोगों को उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाती है। ली कहता है कि मैं एक सुपर एलाइट इंसान था, यानी सबसे टॉप पर। मेरा जन्म योजिन कंस्ट्रक्शन के जो वाइस सीईओ हैं उनके बेटे के तौर पर हुआ, और मैंने अपने करियर की शुरुआत बहुत ही जल्द एक सेलिब्रिटी के तौर पर की, और मैंने ये सब चीजें इतनी ज्यादा तेजी से प्राप्त की कि मैं बहुत ही जल्द एशिया का सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटी बन गया, जिसको कि कहा जाता है प्रिंस ऑफ एशिया। और जब दुनिया में सबसे बड़ा प्रलय आया उसके बाद मैं एक ए रैंक के तौर पर अवेक्ड हुआ, और मुझे लग रहा था कि मैं अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी एक राजा महाराजा की तरह जीऊंगा, जैसा कि मैं अभी तक जीता आया था। लेकिन मेरी इन सारी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब मुझे पता चला कि असल में मेरा जो ड्राइवर है उसका भी अवेक्ड हुआ है, और वो भी एक एस रैंक के तौर पर। और उसके बाद से तो मेरी सारी खुशी मानो पूरी तरीके से तबाह हो गई जब मुझे पता चला कि मेरा ड्राइवर लिम तेंगू एक एस रैंक के तौर पर अवेक्ड हुआ है। उसका ड्राइवर उसे कहता है कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे को जल्द से जल्द अपने करियर की शुरुआत एक हंटर के तौर पर कर लेनी चाहिए, और मुझे लगता है कि आपके ड्राइवर के तौर पर जो मेरी ये जॉब है इसे मुझे छोड़ देना चाहिए। और वैसे मैं इस चीज के बारे में सोचता हूँ, आप एक ए रैंक के अवेक्ड हैं है ना। हंटर एसोसिएशन ने मुझे सजेस्ट किया है कि मैं एक गिल्ड क्रिएट करूं, तो क्या तुम उस गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगे। ली तो अपने ड्राइवर की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, वो उसकी कुछ बातों का रिप्लाई नहीं दे पाता। ली आगे कहता है कि मैं एक ए रैंक का, और मेरा वो तुच्छ सा ड्राइवर वो एक एस रैंक का, और उस दिन से मुझे यकीन हो गया कि ये दुनिया जरूर बिखर जाएगी। महान प्रलय के बाद पिरामिड का जो स्ट्रक्चर था वो उल्टा हो गया, और मुझे उसको सेम टू सेम उसी स्ट्रक्चर में वापस करना है जैसा कि वो महान प्रलय से पहले था। और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे डेमोन से हाथ भी क्यों ना मिलाना पड़े। इसके बाद वो उस रूम के अंदर एंटर होता है। सामने के लोगों का चेहरा देखकर वो उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने अपने एक घटिया से स्माइल दिखाना बंद नहीं किया तो मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। जिसपे वो सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं। वो उन लोगों से कहता है कि तुम्हारा मालिक कहाँ है, और वैसे तुम्हारे मालिक के आए हुए काफी समय हो गया है। उसने एक बार भी नहीं सोचा
सोचा कि वो मेरे को आकर कम से कम हाय तो बोल दे। और तभी लिम इंसुंग को कोई बुलाता है। वो बोलता है लिम इंसुंग। लिम इंसुंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो पीछे देखता है। वो वहां पर देखता है कि वहां पर एक लड़का खड़ा है। वो उस लड़के को देखते हुए कहता है कि ओ, तो वो अजीब सी आंखें और कलरफुल हेयर वाला तू ही है। तो क्या तुम दूसरी दुनिया से आए हो? और जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था तुम उसके हिसाब से ही बड़े हो रहे हो। काफी बढ़िया ग्रोथ है। जिस पे वो ली मिनसुंग से कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी बता चुका हूँ कि ये कोई ग्रोथ नहीं है, मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर रहा हूँ और आउटर यूनिवर्स के बीच में जो डायमेंशनल ट्रांसफर प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करने के लिए मैंने अपनी ओरिजिनल बॉडी को, जो उसकी स्ट्रेंथ थी और जो पर्सनैलिटी थी, उसको अलग अलग फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया और इस दुनिया में भेजा। और उन सभी फ्रेगमेंट्स में से जो सबसे पहला यहाँ पर आया था वो मेरा सबसे वीकेस्ट फ्रेगमेंट था, जो कि मेरा बेबी फॉर्म था। और इस समय जो तुम मेरा करंट वर्जन देख रहे हो ये मेरा सेकंड फ्रेगमेंट है जो कि आ चुका है। हालांकि मेरी जो मेमोरीज हैं वो तो सेम रहती है, लेकिन जो मेरी पर्सनैलिटी है वो अलग अलग हो जाती है। ली मिनसुंग साइड में बैठते हुए कहता है कि ये सभी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरा तो दिमाग घूम रहा है। जिस पे वो ली मिनसुंग से कहता है तो मैं तुम्हें आसान शब्दों में समझाऊं, मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ ज्यादा घुल मिल के मत रहो। इस पे ली मिनसुंग मुझसे कहता है कि ओ, वैसे मेरे को तुम्हारी पर्सनैलिटी से एक घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तुमको वैसे अपना प्रॉमिस तो याद है ना? जिस पे वो कहता है कि वेल्थ, फेम और एस रैंक के हंटर ली तांग्यू को खत्म करना। लिमिनसुंग कहता है कि ठीक है, तुम्हारे लिए काफी अच्छा है जब तक कि तुम इस चीज को याद रखो। वो लिमिनसुंग से पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पर किस खुशी में आए हो, मतलब कोई वजह, कोई काम? लिमिनसुंग कहता है कि क्यों क्यों मैं अपने घर पर नहीं आ सकता क्या? इटेरियम उससे कहता है कि मुझे विश्वास है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस जगह पर तब तक मत आना जब तक कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई काम ना हो। लिमिनसुंग उसको बताता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअल में हमारा जो स्टार डस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वहां पर एक इशू है। रिसेंटली जो हेना गिल्ड है जो कि हम लोगों को फायरवुड दिया करता था, और जो सियोल के अंदर हमारी फैक्ट्री है, वो दोनों के दोनों डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और मैं यहाँ पर, अगर तुम्हारे पास स्टार डस्ट के लिए कोई रेनफोर्समेंट बचा हुआ है तो तुम वो मुझे दे सकते हो। जिस पे वो उससे पूछता है कि आखिरकार उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक कैसे किया, तुमने पता लगाया कि कैसे किया उन्होंने, सब कौन थे वो लोग? जिस पे ली मिनसुंग उसको बताता है कि मैंने सुना है कि जिस इंसान ने हेना गिल्ड को डिस्ट्रॉय किया था वो एक हंटर था, जिसने कि अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था और उसके हाथ में एक तलवार थी। जिस वो ली मिनसुंग से कहता है कि ले मिनसुंग, तुम ही हो एकमात्र जो कि हमारे स्टारडस्ट मैन्युफैक्चरिंग मेथड को इस्तेमाल करते हो और जिसने की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बनाया है। और वैसे जहां तक मेरे को याद है शायद तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हारे जो सिस्टम है इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। जिस पे ली मिनसुंग उसकी बात सुनकर थोड़ा सा भड़क जाता है। वो कहता है कि अबे बच्चे सुन, अगर हम इसी प्रकार से इन सब छोटी मोटी चीजों के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारे लिए कुछ भी कर पाना नामुमकिन सा हो जाएगा। ये कितना ज्यादा अधूरा है ना? और पुरानी पर्सनैलिटी ने तुमको अपने मोहरे के चोर पर चुना, क्या वो एक गलत डिसीजन था? जिसके बाद वो अपने पैर में से जो वो एक डैगर छुपा के लाया था वो उसको निकाल लेता है और सीधा जाकर उसकी गर्दन पे रख देता है और उससे कहता है कि मैं कोई ब्रेन वॉश्ड एम्प्टी शेल नहीं हूँ जैसा कि तुम, और मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ जो कि तुमको तुम्हारी स्ट्रेंथ रिकवर करने से पहले ही मार सकता है, और मैं तुम्हारी तरह कोई मोहरा नहीं हूँ। जिस पे वो लिमिनसुक से कहता है कि जो ह्यूमन हंटर्स होते हैं उन लोग की जो रैंक होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आखिरकार उन लोगों के पास जो माना है वो कितनी ज्यादा है, और वो लोग उसको ही अपनी ताकत का सिंबल मान बैठते हैं। कितने ज्यादा नादान लोग हैं ना? और फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से चारों तरफ के जो लोग होते हैं वो उसके कंट्रोल में हो जाते हैं। अब इस चीज को देखकर तो ली मिनसुंग की भी थोड़ी सी फट जाती है। वो अपने मन में सोचते हो कहता है कि ये सब क्या है? क्या यहाँ पर जितनी भी माना, अरे ये माना तो यहाँ पर चारों तरफ फैल रही है, इसका मतलब? और यहाँ पर वो जो पूरी बिल्डिंग होती है उसके अंदर जितने भी लोग होते हैं वो उन सभी के ऊपर कंट्रोल पा लेता है। लेकिन तो अपने मन में सोचते हो कहते हैं कि क्या इसने इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी इंसान हैं उन सभी को अपने कंट्रोल में कर लिया है? पिछली पर्सनैलिटी ने ये डिसाइड किया कि जो तुम्हारी जरूरत थी वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए थी। अब जबकि मेरे पास जीवित रहने की शक्ति आ चुकी है, हमारा रिलेशनशिप इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने सक्षम हैं। और आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग लिमिंग को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं।
वो तो बस इंतजार कर रहे होते हैं कि कभी हमको बोले और हम ये उसको खत्म कर दें। वो सभी लोग अपना वीपन निकाल लेते हैं लिमिन सिंह को खत्म करने के लिए। लिमिन सिंह भी समझ गया होता है कि बेमतलब में वो यहाँ पर बात को काफी ज्यादा आगे बढ़ा चुका है और इसीलिए वो इन सब चीजों को समेटने के लिए अपने वीपन को उस बच्चे की गर्दन से हटा लेता है और खड़ा होता है और हंसते हुए कहता है कि है अरे अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, इसको सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस टेस्ट कर रहा था कि क्या तुम सच में एस रैंक के हंटर को मार सकते हो। अरे बस बस मैं तो मजाक कर रहा था। जिसपे उलिमिन से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि अभी भी तुम हमारे काम के लायक हो। इसके बाद वहां पर जो एक लेडी होती है वो एक सूटकेस के अंदर काफी सारे आइटम लेकर आई होती है। वो लिमिन को वो सब कुछ दिखाते हुए कहती है कि इन स्टिमुलेट्स का इस्तेमाल कर कर वो सैकड़ों बार स्टार डस्ट बना सकता है। लिमिन ये देखकर इटेरियम से कहता है क्या तुम्हारे पास इतनी सारी चीज थी। वो लिमिन से कहता है कि अगर तुम इसको थोड़ा सा और पतला कर लोगे, इसको डाइल्यूट कर लोगे तो तुम और भी ज्यादा स्टार डस्ट बना सकते हो। वैसे ये चीज स्टार डस्ट से काफी ज्यादा अलग है क्योंकि स्टार डस्ट को तो सिर्फ लो रैंक के जो हंटर्स थे वही इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर तुम इसको जैसा ये इस समय है इसी फॉर्म में यूज करोगे तो ये तुम्हारे जैसे एक ए रैंक के हंटर के ऊपर भी काम करेगा। तो वैसे क्या तुम इसमें ट्राई करना चाहोगे? लिमिन मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारे पर विश्वास करता हूँ, लेकिन वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि एक ऐसी चीज जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता मैं उसको कभी भी यूज नहीं करूंगा। और फिर लिमिन वहां से जाने लगता है। जाते जाते वो उससे कहता है कि वैसे तुम अपना प्रॉमिस याद रखना। लिमिन कहता है कि मुझे लगता है कि मैं एक अनइमेजिनेबल मॉन्स्टर को इस धरती पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसे रोकना मेरा काम नहीं है। और फिर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद इटेरियम यानी कि वही बच्चा वो अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए कहता है कि मैं फील कर सकता हूँ। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।